Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोड विभव व विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। ठीक है, ये भी आपका जो यूनिट है वो विद्युत रसायन से ही लिया गया है। ठीक है, और ये आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोड विभव व विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोड विभव कार्य करते हैं। विद्युत रासायनिक सेल यानी जो आपकी बैटरी होती है वो किन किन प्रकार की होती है, विद्युत रासायनिक सेल किस तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे और जानेंगे। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले लोग जानेंगे कि विद्युत रसायन होता क्या है। ठीक है, जो दिया गया है आपको, इलेक्ट्रोड विभव भी हम जानेंगे, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, साथ साथ ये भी जाने विद्युत रासायनिक क्या होता है या विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले क्या, विद्युत रसायन होता क्या है। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालिए विद्युत रसायन और एक दो लाइन इस पे लिखेंगे, तब समझेंगे इसको। विद्युत रसायन के बारे में सबसे पहले जानेंगे, विद्युत रसायन क्या होता है। इसके अंतर्गत विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में पारस्पर क्या होता है, रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है ये हम लोग जानेंगे। जैसे बताया गया है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में पारस्पर क्या होता है, रूपांतरण होता है। रूपांतरण यानी इस तरीके से कि पराक्रम है, प्रोसेस इसको कह सकते हैं। ठीक है, प्रक्रिया होती है। अब जैसे ये बताया कि कोई विद्युत है, जैसे कोई विद्युत है, मतलब कि जो विद्युत है ये आपका विद्युत दो तरीके से हो सकता है। कौन कौन, एक तो विद्युत आपका जो सोलर सिस्टम हो सकता है और एक विद्युत आपका एसी हो सकता है। ठीक, इसको अल्टरनेट करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों विद्युत है एक तरीके से। ये दोनों विद्युत क्या कर रहा है, अगर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है। रासायनिक ऊर्जा किस तरीके, जैसे आपकी कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें रसायन भरे हुए हो, जैसे आपकी लेड ऑक्साइड की बैटरी। ठीक है, जैसे आपकी जो बैटरी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, रसायन भरे रहते हैं, और रसायन भरे रहने के कारण यानी कि लिक्विड भरा रहता है। ठीक, रासायनिक जो व्यवस्था है तरीके से लिक्विड भरी रहती है, और वो क्या करते हैं, विद्युत को यानी कि एसी को या सोलर की जो एनर्जी होती है उसको अपने अंदर स्टोर करते हैं। ठीक, और स्टोर करने के बाद में वो रसायन चार्ज होने लगते हैं। जैसे आपकी लिथियम आयन बैटरी है, लेड ऑक्साइड की बैटरी है। ठीक है, ये सारी बैटरियां चार्ज होती हैं, और बाद में फिर जब ये व्यवस्था बंद हो जाती है जैसे एसी की या सोलर की, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, एक तरीके से अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। रूपांतरित मतलब एक तरीके से चार्ज कर लेते हैं अपने आप को। कौन चार्ज कर लेता है, जो आयन रहते हैं उसमें, किसमें, रासायनिक सेल में। रासायनिक सेल में जो आयन होते हैं क्या करते हैं, तरीके से अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, और चार्ज करने के बाद वो ऊर्जा क्या करते हैं, फिर दूसरे तरीके से हमें इलेक्ट्रिसिटी में प्रदान करते हैं। जैसे पहले एसी जो करंट था वो मान लीजिए जैसे समझिए कि जो लाइट है वो चली गई। ठीक, तो जो आपकी बैटरी जो चार्ज हुई है वो बाद में उसी तरीके से कार्य करती है। लेकिन उसके कार्य करने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि रासायनिक सेल जो होता है वो एक तरीके से एसी ना होकर डीसी की तरीके से कार्य करता है। किस तरीके से कार्य करता है, डीसी के तरीके से कार्य करता है। तो इसको बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि इसके अंतर्गत विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में पारस्पर क्या होते रहते हैं, रूपांतरण होते हैं, यानी कि प्रक्रिया बदलती रहती है। पहले विद्युत से चार्ज होंगे या सोलर सिस्टम से, फिर इसके बाद क्या होंगे, ये रसायन में परिवर्तित होंगे, यानी रसायन उनके जो होंगे वो चार्ज हो जाएंगे, और चार्ज होने के बाद फिर से विद्युत को प्रदान करते रहेंगे। ठीक, तो ये बताया था विद्युत रसायन में। अब उसके बाद कुछ और चीजें बताई गई। क्या, विद्युत रासायनिक परिवर्तन होता कैसे है, ये बताया जा रहा है कि विद्युत रासायनिक जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक, तो इसमें बताया था कि ऐसे रासायनिक परिवर्तन कौन से, जैसे जो उसमें तत्व पड़े हुए हैं। जैसे आप मान के चलिए कि हम ये कहें कि आपने लिथियम आयन की बैटरी का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, तो लिथियम आयन की बैटरी में अगर देखा जाए तो जितनी मात्रा में उनपे आवेश चार्ज होगा, ठीक है, यानी कि जितनी मात्रा में लिथियम जो है अपने दूसरे के माध्यम से अपने अंदर आवेश को ग्रहण कर लेता है। जैसे दूसरे का माध्यम क्या, जैसे एसी करंट या फिर सोलर सिस्टम। ठीक, उससे कितनी मात्रा में वो इलेक्ट्रॉनों को या आवेश को क्या करता है, आवेशों को अपने अंदर ग्रहण करता है। तो यहाँ बताया कि ऐसे रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, जिनमें विद्युत धारा का क्या हो, विद्युत धारा का प्रवाह का योग होता हो। ठीक है, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती हो, या
मतलब इस तरीके से बताया गया है, क्या बताया जा रहा है कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन तभी प्रक्रिया संभव होगी या तभी प्रक्रिया होगी जब उसमें क्या होगा, एक तरीके से विद्युत का प्रवाह किया जाएगा। अगर विद्युत का प्रवाह नहीं किया जाता तो रासायनिक परिवर्तन किसी भी तरीके से हो नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे समझिए, जैसे अभी आप ऐसे जाने कि ऐसे में कहे कि NaCl है या कुछ भी, जैसे में कहे कि लिथियम है, ठीक है। अब लिथियम है, अब लिथियम को अगर हम किसी के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम लिथियम के साथ क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो अब जो उसके साथ रिएक्शन हो रहा है या हमें कहें कि इसमें धारा के साथ रिएक्शन हो रहा है, धारा इसमें प्रवाहित की जा रही है, तो धारा जब प्रवाहित की जाएगी तो लिथियम पे जितने आयन होंगे, ठीक है, तो लिथियम पे जितने आयन होंगे मतलब यह है कि लिथियम पे इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी है। जो हम देखेंगे लिथियम आयन के इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से, तो हमें देखना है कि लिथियम के इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी है। तो जब हम उसको देखते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर निकालना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालना पड़ेगा। तो जो हम लोग ये देखेंगे कि इस पे Li जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, ठीक है, तो उसके अनुसार उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 और 2s2 होगा, यानी 2 पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हमें दिखाई जाएगी, ऐसे है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि L पर जो है, L पर प्लस एक चार्ज की तरीके से आता है। तो अब यहाँ पे जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाएगा तो जितनी मात्रा में इसके चार्ज होंगे उतनी मात्रा में क्या करेगा, आवेश को ग्रहण करेगा, ठीक है। अब एक चीज और आपको बताएं, आपने देखा होगा कि जो लेड ऑक्साइड के, कि आगे हम लोग बैटरियों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से। तो जो आपका लेड ऑक्साइड का बैटरी होती है, मतलब जो लेड ऑक्साइड की बैटरी होती है, उसकी अपेक्षा जो लिथियम आयन की बैटरी होती है कुछ ज्यादा लंबे समय तक चलती है, ठीक है। इसका कारण भी कुछ होता है। इसका कारण यह है कि इसमें जो आयनों की संख्या है वो अगर देखा जाए तो एक आयन की समस्या है, मतलब ये चार्ज होने में ज्यादा समय भी नहीं लेते, ठीक, और साथ ही साथ ये लंबे समय टिके भी रहते हैं। कैसे, आप उसको देखिए, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी में आपके लिथियम आयन का प्रयोग किया जाता है। अब लिथियम आयन आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्रकार के चार्जर आते हैं, कोई 80 वाट का चार्जर, कोई 100 वाट का चार्जर, तो उसके अनुसार उसको जल्दी से जल्दी चार्ज कर दिया जाता है। और आप देखेंगे दिन भर और दोपहर तक या मतलब 2-3 दिन तक क्या होती है, चलती है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। और जो आपकी लेड ऑक्साइड होती है, लेड ऑक्साइड की जो बैटरी होती है ये काफी लंबे समय तक चार्ज होती रहती है, मतलब इसको चार्जिंग पर लगा देंगे तो 5 घंटे 6 घंटे इस तरीके से चार्ज होती रहती है, और उसके बाद ये ज्यादा लंबे समय टिकती भी नहीं है, समस्या ये है। तो इसके कारण से ज्यादा प्रभावशील ये होती जा रही है लिथियम आयन बैटरी। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जो बड़े बड़े, आप ऐसे समझ सकते हैं, जो आपका ई रिक्शा चलता है या कुछ भी जो है, ठीक है, बैटरी वाली जो कारें आती हैं, इसमें ज्यादातर ईवी या जो कारें आती हैं उसमें ज्यादातर लिथियम आयन की बैटरी का ही क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, लिथियम आयन बैटरी की थोड़ी समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं, जब ये हीट होने लगती है तो ये खुद के इलेक्ट्रॉन को खाने लगती है, मतलब खुद के आयनों का ही भक्षण करने लगती हैं। ज्यादा हीट हो जाएंगी तो ये ब्लास्ट हो जाएंगी, ये भी सारी समस्या। इसलिए इनके लिए कंप्रेसर लगाया जाता है जो इनको क्या करे, हमेशा वातानुकूलित करता रहे, इनको ठंडक पहुंचाता रहे, ठीक है। तो यहाँ इन चीजों के बारे में क्या किया गया है, बताया गया। तो अब यही बताया जा रहा है कि ऐसे रासायनिक परिवर्तन जिनमें धारा का प्रवाह किया जाए, जैसे धारा प्रवाह किया जाए तैसे उसमें रासायनिक परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपकी मान लीजिए बैटरी है वो पहले 20% थी, और जैसे आपने इसमें एसी को प्रवाहित किया, ठीक है, जैसे 20 से तुरंत धीरे धीरे किसमें, 30 में, फिर 50 में, फिर 80 में, और फिर 90 और फिर 100% तक पहुंच जाती है। तो इससे आपको लगता नहीं है कि अगर धारा जैसे जैसे हम आवेश को प्रवाहित करें, यानी धारा को प्रवाह किया जा रहा है, जैसे उसमें जो रासायनिक परिवर्तन उसमें परिवर्तन होता जा रहा है, यानी कि लिथियम आयन में क्या होता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है। तो इस तरीके से इसको क्या जाता है, बताया जाता है, ठीक। अब दोनों आप देख लीजिए, जो ना समझ में और कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो फिर तब आगे बढ़े। चलिए हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोडों के बारे में। जब किसी धातु, चलिए नोट करिए इसको तो हम लोग इसको समझें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इलेक्ट्रोडों के बारे में। अभी तक हम लोगों ने समझा विद्युत रसायन के बारे में कि क्या होता है। हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोडों के बारे में कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में। बताया जाता है जब किसी धातु, ठीक है,
कोई भी धातु है मान लीजिए जो यहाँ पे ली गई हो, जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है। अब इसको लोग समझेंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि जब सोडियम को इलेक्ट्रोड के रूप में रखा जाता है, जैसे NaCl को रखिए, मान लीजिए NaCl है और NaCl पे हमें पता है कि Na पर प्लस चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज। अब समझिए इसको। तो बता दें कि जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में, मान लीजिए इसके जलीय विलयन में प्लस H2O रखा जाता है, ठीक है। तो अब जब रखा जाएगा तो सबसे पहले जो प्रक्रिया होगी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया होती है कि आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आयनों का जब आदान प्रदान होगा तो किसके माध्यम से होगा? एनोड और कैथोड के माध्यम से। जो हमें पता है कि इलेक्ट्रोड के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोडों के क्या होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। हमें यहाँ ये भी पता है, ठीक है, कि एनोड पे कौन सा चार्ज होता है। तो यहाँ सबसे पहले आपको बताया गया है, क्या बताया जा रहा है? हाँ, यहाँ आपको बता रहे थे इलेक्ट्रोडों के प्रकार के बारे में। क्या बता रहे थे कि ये पे एनोड पे आपका प्लस होता है और कैथोड पे माइनस होता है। तो यहाँ आपको बताया गया है, क्या बताया जाता है कि तब आयनों का जब क्या होगा, आदान प्रदान होगा एक तरीके से, तो जो एनोड और कैथोड होंगे, ठीक, एनोड और कैथोड होंगे, उनके माध्यम से NaCl और H2O का क्या होगा, जलीय विलयन के आकृति के अनुसार, ठीक है, या उनके व्यवस्था के अनुसार इस पे क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होंगे। कैसे? देखिए, ये हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए NaCl लिया गया है, ठीक है, तो हमें पता है कि एनोड है तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पे निगेटिव आएगा, ठीक। और कैथोड जो कि क्या है, निगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पर Na आएगा और यहाँ पर Cl आएगा, ठीक है। और हमारा अगर इसको रिएक्शन करते हैं NaCl प्लस H2O का, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर NaCl और H2O का जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, NaOH प्लस HCl, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप भी इसको कि यहाँ पे ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, OH पूरा आपका माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो ये जलीय विलयन जब तैयार होता है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये Cl, हमने आपको बताया था कि जब आयनों का ट्रांसफर होगा तो Cl2 बन के क्या बन जाएंगे, हाँ, क्लोरीन आपके गैस यानी कि बबल के रूप में बन जाते हैं और सोडियम धातु बन जाता है। तो यहाँ जो आपको दिया गया है कि जब किसी धातु की प्लेट को उसी उसी धातु के लवण के साथ, यानी कि लवण आपका क्या है, NaCl, NaCl आपका क्या है, लवण है, कि जलीय विलयन में रखा जाता है, तब आयनों का आदान प्रदान होता है और ये आयन आदान प्रदान करते हैं किसके माध्यम से, इलेक्ट्रोड और एनोड और कैथोड के माध्यम से। कोई समस्या हो बताओ, नहीं फिर आगे बढ़े। तो कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव विद्युत रसायन के लिए विद्युत रासायनिक सेल में कुछ चीजों को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एनोड कैथोड के बारे में जाना था और साथ साथ इलेक्ट्रोड के बारे में भी जाना था कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में क्या कहते हैं, समझे थे, ठीक है, जो कि आपका दूसरा मतलब पार्ट के रूप में है। पार्ट मतलब ये आपका चौथा पार्ट है, ठीक है। तो इसके दो तीन टॉपिक यही हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसका हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, इलेक्ट्रोड विभव किसी इलेक्ट्रोड, आप लोगों को पता भी है, मतलब इसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोड जो है इस तरीके से दो प्रकार से कार्य करते हैं, एनोड और कैथोड पर। एनोड और कैथोड जो आपके कार्य भी करते हैं वो या एक तरीके से उस धातु के जलीय विलयन में कार्य करते हैं। जैसे अभी आपको बताया गया था कि अगर सोडियम को, मतलब एक तरीके से नमक को अगर हम लोग जलीय विलयन में डालते हैं, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रूप तैयार होता है और जो कहीं ना कहीं क्लोरीन जो है आपका गैसीय रूप में, बबल्स के रूप में निकलता है और सोडियम आपका एक नए धातु के रूप में बाहर निकलता है। तो इसीलिए बताया था ना कि एक तरीके से हमने कल ही आपको बताया था कि
जब कोई तत्व डाला जाता है तो उसके धातु के रूप में उसको क्या करता है, वो इलेक्ट्रोड परिवर्तित करने का कार्य करता है। ठीक है, ये हमने कल ही आपको बताया था। तो हम लोग आज समझेंगे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो लिखिए किसी इलेक्ट्रोड, ठीक है, चलिए इसको नोट करिए क्या बात है। तो सबसे पहले इसमें बताया क्या जाता है, इलेक्ट्रोड विभव नोट हो गया, चलिए समझेंगे इसको। इलेक्ट्रोड विभव को बताया जा रहा है कि जब किसी इलेक्ट्रोड, ध्यान रखिएगा किसी इलेक्ट्रोड की बात की जा रही है। इलेक्ट्रोड आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि लोग इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो एक तरीके से आयनों के आदान प्रदान से हम लोग इलेक्ट्रोड को जान पाते हैं। अगर आयनों का आदान प्रदान ना हो तो इलेक्ट्रोड को हम लोग पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, और वो भी किसमें, जलीय विलयन में, और वो भी किस मात्रा से, धातु, मतलब जब विभवांतर प्रवाहित किया जाएगा। क्योंकि यहाँ सबसे पहले दिया गया है कि किसी इलेक्ट्रोड यानी कि धातु की क्षण और उसके संपर्क में रखे विद्युत अपघट्य विलयन। अब किस चीज का विलयन हो, विलयन उसी चीज का हो जो एक तरीके से विद्युत अपघट्य हो। हमने आपको बताया था प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, जो कि पहले चैप्टर को पढ़ाया गया था क्रोलाउस के नियम के अनुसार। ठीक है, तो वहां हम लोगों ने समझा था, आपको बताया भी गया था कि अगर कोई एक तरीके से प्रबल विद्युत अपघट्य, हमने आपको कल ही बताया था कि दो प्रबल विद्युत अपघट्यों के मिलने से क्या चीज निर्माण होता है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य और एक प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि दो प्रबल विद्युत अपघट्यों से कहीं ना कहीं दुर्बल विद्युत अपघट्य का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यह बताया गया है कि संपर्क में रखने पर विद्युत अपघट्य विलयन, यानी कि जो आपका विलयन लिया गया है, चाहे H2O NaCl का हो, चाहे KCl H2O का हो, ठीक है, या फिर किसी भी चीज का हो, ऐसे चीज का हो जो एक तरीके से प्रबल विद्युत अपघट्य, यानी कि जो एक तरीके से विद्युत चालन में सहायता करे, यानी ऐसी व्यवस्था जो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनों का क्या करे, आदान प्रदान करे एनोड और कैथोड के माध्यम से। ठीक, क्या बताया था कि विद्युत अपघट्य विलयन के बीच में उत्पन्न होने वाले विभवांतर, ठीक है, विभवांतर को इलेक्ट्रोड का क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जब आप, अभी हमने आपको बताया था उस दिन भी, कि जैसे मान लीजिए एक चेंबर में, ठीक है, इसमें एक तरीके से एनोड और कैथोड लिया गया है, ठीक, तो ऊपर जो इस पर धारा लगाई जाती है, ठीक है, जो इसमें विभवांतर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ इसी चीज को बताया जाता है कि जब यहाँ से धारा को प्रवाहित किया जाएगा प्लस और माइनस के रूप में, या मान लीजिए प्लस और माइनस के रूप में इसको प्रवाहित किया जाएगा एक तरीके से, तो जो आपका एनोड होगा, जो आपका कैथोड होगा, उसके अंदर भी बीच में क्या होगी, धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। और यही धारा एक तरीके से क्या करेंगे, जो अंदर के आयन है, तो चाहे NaCl के आयन हो, चाहे NaOH के आयन हो, ठीक है, चाहे HCl के आयन हो, चाहे KBr के आयन हो, चाहे KCl के आयन हो, किसी के भी आयन होंगे, उनको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और ये आकर्षण की क्रिया ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड का विभव कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड का विभव। अब चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर लोग आगे बढ़े। चलिए लिखिए इसको। इलेक्ट्रोड विभव जो होते हैं वो निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। कौन कौन से कारक हैं, जैसे आपके विलयन की सांद्रता, धातु की प्राकृति, धातु अपघट्य की प्राकृति, और ताप तथा दाब की परिस्थितियों पर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको बारी बारी से एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले आता है विलयन की सांद्रता के बारे में। ठीक है, कि विलयन की सांद्रता किस तरीके से, सांद्रता आपको बताया गया था कि सांद्रता एक तरीके से अनुपात में कार्य करता है। ठीक है, तो अगर विलयन की सांद्रता अनुपात में रहेगी तो इलेक्ट्रोड विभव की जो व्यवस्था होगी या जो चालकता होगी वो एक तरीके से सामान्य स्थिति में कार्य करेगी। फिर धातु की प्रकृति पर भी निर्भरता होती है, जैसे कि आपको बताया गया है कि अगर धातु की प्रकृति इस तरीके से हो कि मान लीजिए भी NaCl को लिया गया, Cl2 तरीके से बबल्स के रूप में निकल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो इस पर विभव एक तरीके से प्रवाहित किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं उसका क्या हो जाएगा, विभव नुकसान हो जाएगा। तो धातु की प्रकृति पर भी निर्भरता कार्य करती है। विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर भी क्या करती है, इलेक्ट्रोड विभव कार्य करते हैं। अगर विद्युत अपघट्य इस तरीके से मान लीजिए वो दोनों एक तरीके से दुर्बल क्षार के रूप में, दुर्बल अम्ल के रूप में लिया गया है, तो उसमें विद्युत अपघट्य बहुत कम से कम मात्रा में कार्य करेगी। क्योंकि कार्य करने की व्यवस्था क्या होती है, क्योंकि इसमें आपको बताया गया कि दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं कम से कम आयनित होते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अवक्षेप को बनाते हैं, जिसके कारण से तलहटी में बैठ जाते हैं और कम से कम आयनों का अपने क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इससे कारण से, और फिर उसके बाद बताया गया ताप दाब तथा परिस्थिति के बारे में, मतलब ताप दाब की परिस्थिति क्या होती है, ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर या किस तरीके से टेम्परेचर, यानी कि जो दाब पड़ रहा है वो उस वहां का दाब कितना मात्रा में है, या फिर जो उसकी ताप की परिस्थिति है वो कितनी मात्रा में क्या कर रही है, कार्य कर रही है। तो इन सभी चारों को अब हम लोग बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप एक एक करके क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, फिर लोग आगे बढ़े।
हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव के उत्पन्न होने का कारण क्या है, इस चीज में हम समझेंगे। तो इसको समझने से पहले कुछ वैज्ञानिकों ने इस पे अपना योगदान दिया, कुछ अपने मत दिए, ठीक है, कि किस तरीके से इलेक्ट्रोड विभव पर क्या होते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, तो उसमें बताया गया जिस तरीके से, उस तरीके से को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे तो कैसे कार्य करता है। और इसको समझने के लिए एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ठीक है, कहाँ के थे, जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था अर्नेस्ट। इसमें लिखिए, जब धातु चलिए, तो यहाँ सबसे पहले बताया था इलेक्ट्रोड विभव के उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। बताया जब धातु की पतली छड़, ठीक है, धातु की कोई पतली छड़ ली गई है, चाहे आप किसी भी धातु को ले लीजिए, चाहे आप लोहे की या कोई धातु के रूप में आप आयरन की ले लीजिए, कापर की ले लीजिए, या साथ साथ किसी भी चीज की धातु की पतली छड़ ले लीजिए, या चाहे सोडियम की ले लीजिए। जिस धातु की आप पतली छड़ लेंगे उसके उस पे कितने आयनों की व्यवस्था है, आयनों की व्यवस्था क्या, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की क्या है संयोजकता, संयोजकता के अनुसार उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की या आयनों की कमी है, ठीक है, या कितने इलेक्ट्रॉनों की क्या है, एक बढ़ोतरी नहीं कमी देखी जाती है, ठीक है। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो ओ यानी कि शून्य परमाणु क्रमांक, यानी कि एक तरीके से जिसको बताया था अक्रियशील गैसें 18 नंबर के, ठीक है, जिनपे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णतया कंप्लीट होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है, ये सब चीजें जो है तत्व एक तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट रहते हैं। तो इसको छोड़कर बाकी बताया कि अगर किसी भी चीज की आप पतली छड़ ले रहे हैं, ठीक है, को उसी धातु के विलयन में, अगर उसी के धातु के अगर विलयन को डाला गया, जैसे मान सोडियम के विलयन, सोडियम की धातु, सोडियम की छड़ लिए हैं और सोडियम का ही विलयन तैयार किया गया है, ठीक है, डुबाया जाए, ठीक है, डुबाया जाए तो इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है। ये प्रक्रिया होती कैसे, एनोड कैथोड के माध्यम से, जैसे आप क्षण को डालेंगे विलयन में, ठीक है, तो उसमें तुरंत ही ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी, ठीक। अब जैसे प्रक्रिया शुरू होती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने या ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, तो उसमें धन आयन और तथा ऋण आयन क्या होते हैं, उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। ये होता कैसे है, ये अर्नस्ट के समीकरण के अनुसार अर्नस्ट के अनुसार होता है, कैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक धातु लिया गया है, कोई यम है, इसको आप Cu को भी देख सकते हैं, ठीक है, कॉपर को देख सकते हैं, या आप मान लीजिए सोडियम को ही देख सकते हैं, ठीक है, सोडियम को ही देख सकते हैं। अब यहाँ सोडियम को धातु के रूप में रखा गया है, जो कि एम के रूप में धातु के रूप में रखा गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आयनीकृत किया जाएगा, ठीक है, तो इस पे आयनीकृत तभी होगा जब ये एक तरीके से किसी दूसरे से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया ना कि जब धातु के विलयन में, जैसे उसी के विलयन में जब डाला जाए, चाहे वही धातु हो और उसी के विलयन में क्या करेंगे, डालेंगे, तो यहाँ सबसे पहले आयनों की व्यवस्था शुरू हो जाएगी, यानी कि आयनों का आदान प्रदान चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर तुरंत यम प्लस, यानी कि यहाँ पर आपका एन प्लस के रूप में कार्य करेगा। अब ये प्लस आता कहाँ से, ये भी हमने आपको बताया है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण से आता है। इसमें पता चलता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी दिखा सकता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया सबसे पहले। तो सबसे पहले चीज हमें यही बताता है कि कितने मात्रा में आयन, इस पे आयन चढ़े हुए हैं, ठीक है, और ये बताता कौन है, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब उसके आगे फिर क्या दिया गया आपको, यन के साथ में दिया गया इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से समझेंगे, यहाँ यही बता रहा है कि जितने चार्ज इस पे चढ़े हैं, ठीक है, जैसे यम पर इतने चार्ज, तो उतनी ही मात्रा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी जरूरी है, ठीक। जैसे एक आयन चढ़ा है तो एक इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या होगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ अगर मान लीजिए एन है प्लस एक है, इस पे भी एक है। अभी हम कह दें कि मान लीजिए कोई ऐसा तत्व लीजिए जैसे एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम आप लेते हैं तो उस पर मान के चलिए करीब +3 के करीब में से क्या होते हैं, आवेश होते हैं। तो अगर जब इसको इस तरीके से लिखेंगे Al के रूप में, तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखते हैं तो Al पर +3 हो जाएगा, कोई समस्या। अब इसी प्रकार में जो इसको आगे हम लिखेंगे तो n जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर धातु के आयनों में हम लोग क्या करते हैं, उसी विलयन को डालते हैं, मतलब जो आपका धातु लिया गया है और उसको उसी के विलयन में, जो धातु है उसी के धातु का विलयन का प्रयोग करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण और त्यागने की क्षमता क्या हो जाती है, चालू हो जाती है एक तरीके से, और उसमें निगेटिव और पॉजिटिव की व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, और साथ साथ उनमें आयनों का आदान प्रदान क्या हो जाता है, चालू हो जाता है, ठीक।
ये चीजें बताई थे इलेक्ट्रॉन विभव के उत्पन्न होने का कारण। इस तरीके से हमें पता चलता है। ठीक, अब इसी के बाद हम लोग समझेंगे आयनों का प्रासरण क्या होता है। आपने प्रासरण दाब पढ़ा होगा, ठीक है, केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 या 3 में आपने प्रासरण दाब को पढ़ा होगा। और हम लोग जानेंगे कि आयनों का प्रासरण क्या होता है। चलिए, इसमें बताया क्या जा रहा है आयनों का प्रासरण दाब। हम लोग प्रासरण दाब को और पहले समझे हैं, ठीक है, जो कि एक तरीके से बताया था कि प्रासरण दाब को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। हम लोगों ने पहले इसको पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ बताया था कि आयनों का प्रासरण दाब कैसे होता है। तो बताया कि आयनों का प्रासरण दाब इस तरीके से होता है कि जब विपरीत धातु के धनायन, ठीक है, विपरीत धातु के, जैसे मान लीजिए विपरीत धातु के किस तरीके से, विपरीत धातु इस तरीके से कार्य करते हैं और उनके धनायन भी, जैसे हम ये कहें कि आपने सोडियम को लिया है या कॉपर को लिया है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरीके की व्यवस्था करें, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि सोडियम है, ठीक, सोडियम के साथ साथ अगर हमें कहते हैं कि यहाँ पे कॉपर भी है और यहाँ पर Cl है, ठीक है। तो अब ये एक तरीके से देखा जाए तो इसके विपरीत में है, क्या है, एक तरीके से विपरीत में है, क्योंकि इस पे क्या है, पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। और यही चीज अगर हम देखते हैं इस पर, तो ये क्या है, एक तरीके से विपरीत नहीं है ये, ठीक है, समान है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है तो उस पे भी पॉजिटिव दिया गया है। तो बता दें कि विपरीत धातु के धन आयनों के विलयन को छोड़कर परमाणुओं के रूप में धातु को निक्षेपित होने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है, आयनों का प्रासरण दाब कहलाता है। यानी कि विपरीत को छोड़कर, विपरीत धातु के आयनों को क्या कहते हैं, विलयन में छोड़कर जो व्यवस्था होती है, और किसके, परमाणु के रूप में धातुओं को निक्षेपित होने पर। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ सबसे पहले आपको दिया गया धातु आयन। अभी हम लोगों ने इससे पहले समझा था कि धातु के माध्यम से जब इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाता है, जब धातु को धातु के ही विलयन में क्या किया जाता है, देखिए, डुबोया जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो उसके आयन होते हैं उस पर चार्ज को क्या करते हैं, तरीके से आदान प्रदान करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ बताया कि जब धातु का आयन दिया गया हो और उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई, जैसे हम ये कहें कि हमें कहें कि एल्युमिनियम है, इस पर +3 आवेश है और इस पे जो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो 3 है, ठीक है। अब हम ये कहें तरीके से कि हमें फिर से धातु के रूप में इसको प्राप्त करना है, आयन के रूप से हटा के किसके बाद प्राप्त करना है, धातु के रूप में। तो यहाँ यही बताया कि विपरीत धातु के धन आयनों, जो इसके धनायन है विपरीत धातु के, ठीक है, धन आयनों को छोड़कर, अब इसके विपरीत जो धातु उसको छोड़कर, क्योंकि अगर इसके विपरीत हो जाएंगे तो इसके विपरीत धातु होंगे, ठीक है, लेकिन इसके धातु के आयनों के बारे में बात किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, धातु के किसके बारे में, धातु के धनायनों के विलयन के रूप में बात किया जा रहा है, ठीक है। को छोड़कर परमाणु के रूप में हमें जो चीज प्राप्त होता है वो प्राप्त होगा, हमारा धातु ही प्राप्त होगा, ठीक है। आयन तब नहीं प्राप्त होंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्योंकि वो उसको क्या कर देता है, एक तरीके से छोड़ देता है। क्या बताया जा रहा है कि छोड़ देगा। तो यहाँ पे जब ये 3 है तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन माइनस में दिए गए, तो हमें प्राप्त क्या होगा, Al। यही एक तरीके से आयनों का प्रासरण दाब होता है। आया कुछ समझ में कि नहीं आया। अभी जैसे हम ये कह दें कि यहाँ पे हम कह दें सोडियम है, तो सोडियम पर प्लस चार्ज, तो आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन, और हमें क्या प्राप्त होगा, N। अब हमें धातु प्राप्त हो गया, ठीक है। और यहाँ बताया गया कि विपरीत धातु के धनायनों को छोड़कर, धनायनों को छोड़कर, यानी कि जो इसके विपरीत धातु के धनायन होंगे उनको छोड़कर जो ये चार्ज हमारे पास, यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, वही इसको क्या करेगा, एक तरीके से एब्जॉर्ब करके, और हमें नया धातु जो हमारा था आयनों से बदलकर धातु को क्या करेगा, हमें मतलब एक तरीके से हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, धातु प्राप्त होगा। कोई समस्या हो तो बताओ, फिर इसको फिर से बता दे, नहीं तो फिर आगे बढ़े। चलिए, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताया कि रेडॉक्स युग में बताया क्या जाता है, इसमें आप 2 क्रियाओं को एक साथ संभव होते हुए देखेंगे। कौन कौन से, एक तो आप देखेंगे ऑक्सीकरण को, ठीक, और दूसरा क्या देखेंगे, अपचयन को, ठीक। ये दोनों रिएक्शन क्या होंगे, एक साथ होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों रिएक्शन जहां एक साथ हो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हम एक एक एग्जाम्पल पहले लिखेंगे ऑक्सीकरण अपचयन के, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग रेडॉक्स युग यानी रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में क्या करेंगे,
समझेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहली चीज ऑक्सीकरण की व्यवस्था देखी जाए, ठीक। तो ऑक्सीकरण की जो अगर व्यवस्था देखी जैसे ये हो जाए, मान लीजिए कि C+O2, ठीक। तो इसमें ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन एक तरीके से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। तो ये रिएक्शन बन के क्या होगा बताओ अजीत, CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये बताओ यस कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सी ऑक्सीकरण कर कौन रहा है, O2 कर रहा है ना। तो किसको, जैसे तुम्हें कोई अभी अपने तरफ खींचने लगे तो तुम तो उसे खींच नहीं रहे हो, कोई तुम्हें खींच रहा है ना तब। तो उसी तरीके से ये ऑक्सीजन के साथ होगा, तो ये कौन उसका ऑक्सीकरण में कार्य करेगा, कार्बन, ठीक। तो इस तरीके से इसको क्या कहता है बताया जाता है, ठीक है। अब एक रिएक्शन आपको दें, आप लोग बनाइए, टू FeCl2 प्लस Cl2 है, क्या लिखना है, अरे हाँ लिखाएंगे, वो तो लिखाएंगे ही, उसको तो हम लिखाएंगे ही। शुरू करें, यानी कि कल जहाँ आप रेडॉक्स लिखे थे, रेडॉक्स क्रिया, उसी के नीचे एक दो लाइन और बची हुई थी, उसको हम लोग क्या करें, कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें आपको जो लिखाया गया था, क्या लिखाया गया था रेडॉक्स युग में, रेडॉक्स युग इसी तरीके से कार्य भी करता है। कैसे कार्य करता है कि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं क्या हो, साथ साथ होती हो, यानी कि अर्ध अभिक्रिया जिसे कहा जाता है। अर्ध अभिक्रिया यानी कि आधी अभिक्रिया आपकी ऑक्सीकरण की हो, तो आधी अभिक्रिया आपकी अपचयन की। इस तरीके की जो अभिक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, रेडॉक्स युग्म कहा जाता है, ठीक है। तो अब इस पे एक दो रिएक्शन दिए गए हैं, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे उसको समझेंगे। और बाकी अभिक्रिया जो थी उसको आपको कल लिखा ही, मतलब जो इसके डिफिनेशन थे आपको लिखा ही दिए गए थे। और बाकी आप यही रिएक्शन, इसको डिफिनेशन अभी आप इसको जानते हैं कि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया दोनों एक साथ होती है, ठीक है। चलिए, एक रिएक्शन दिया गया है आपको अर्ध अभिक्रिया की, ठीक है। अर्ध अभिक्रिया की जो एक रिएक्शन दिया गया है, लिखिए और उसको करिए। Cu+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए बनाइए इसको। ठीक, लिखिए। इसको आप बनाइए, तब तक हम कुछ लिख दें इसमें। ठीक, ये चीजें इसमें बताई जाती हैं। ये आपका रिएक्शन बना होगा, ठीक है, क्या बनाए हैं, तो इसका रिएक्शन बने आपका CO, ठीक। ये आपका रिएक्शन बनेगा। देखिए कितना छोटा, आपको समझ में आ गया होगा ना कि कैसे बना, तो समझ में आ गया होगा ना, बस यही जानिए। चलिए इसको नोट करिए, फिर इसको हम समझाएं।
तो यहाँ बताया था इसके बारे में, क्या बताया जा रहा है कि किसी अर्धक्रिया, ठीक है, कोई जब अर्धक्रिया हो, ठीक है, अर्धक्रिया क्या होती है, यानी अभिक्रिया जैसे इस तरीके से दी गई हो, ठीक है, ये पूर्ण अपक्रिया है, जब कोई यानी कि उत्पाद बन जाए, प्रोडक्ट बन जाए, तो एक तरीके से क्या है, पूर्ण अपक्रिया है। और उससे पहले की अपक्रिया क्या होती है, अर्ध अपक्रिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अर्ध अपक्रिया में जब दो अपक्रिया एक साथ कार्य करती हो, कैसे समझिए, जैसे हम ये कहें कि आपका Zn प्लस H2SO4 दिया गया है, क्या दिया गया है, Zn प्लस H2SO, जैसे यहाँ पे मान लिया कि Zn प्लस H2SO4 दिया गया है, ठीक है। अब ये एक तरीके का रिएक्शन ये भी है, ठीक, लेकिन ये भी कोई प्रोडक्ट नहीं निकाला है, ठीक, कोई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है इससे, तो इसका मतलब ये है एक तरीके से कि ये क्रिया भी एक तरीके से क्या है, अर्ध क्रिया पे कार्य कर रही है। अभी जैसे इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये बनेगा क्या, ZnSO4 प्लस H2 बनेगा, ये रिएक्शन बनेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, H2 निकल रहा है। अब किसमें जिस H2 किसमें निकलता है, ऑक्सीकरण की अपचयन में, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में, ठीक, ऑक्सीकरण में क्या होता है, H2 निकलता है, मतलब H निकलता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्राहक किया जाता है, और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है और हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले बताया गया कि क्या बताया जा रहा है कि किसी अर्ध क्रिया के रेडॉक्स युग्म में सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले आपका होगा ऑक्सीकृत रूप, यानी पहले ऑक्सीकरण होगा, ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, अपचयित रूप, उसके बाद फिर क्या होगा, अपचयन की प्रक्रिया होगी, वही आपका रेडॉक्स युग्म कहलाएगा। जैसे आपका Zn H2SO4 है, तो Zn H2SO4, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं Zn SO4 और प्लस H2 आपका फिर बाद में बाहर निकल के आ गया, ठीक। अभी जैसे हम ये कहें ऑक्सीकरण में, मान लीजिए लिखा है C+O2, C+O2, तो अब ये क्या बन जाएगा, CO2। अब इसमें कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कार्बन को ऑक्सीकृत कर रहा है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि रेडॉक्स क्रिया में पहले ऑक्सीकृत होगा और उसके बाद क्या होगा, अपचयित होगा, वही आपका रेडॉक्स युग्म कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़े, इसको आप नोट कर लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा, हम लोग आगे समझेंगे। अब हम लोग का यहाँ से शुरुआत होगी, किसकी शुरुआत होगी, विद्युत रासायनिक सेल की, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। और विद्युत रासायनिक सेल आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक तरीके से रेडॉक्स क्रिया पर ही कार्य करता है, जो रासायनिक सेल होता है, क्योंकि उसमें एक तरीके से एक प्लेट में अपचयन होगा तो एक प्लेट में ऑक्सीकरण होगा, एक प्लेट में अपचयन होगा, एक प्लेट में ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि इसी ऑक्सीकरण अपचयन के माध्यम से तो एनर्जी बाहर रिलीज होती है। जैसे आपके शरीर में ही है, अभी आप सांस ले रहे हैं, ठीक, तो सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर जाती है, जब साफ सांस है तो ऑक्सीजन जाती है, और बाहर कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रक्रिया होने में कुछ ऊर्जा लगती है, जैसे भी सांस है, अपने हम लोग के शरीर से प्राण वायु निकल जाए तो सांस ले पाएगा कोई, आदमी मृत हो जाएगा, तो यानी ऊर्जा नहीं है शरीर में, ठीक। तो ये चीजें इसमें बताई जाती है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करेंगे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। तो सबसे पहले चीज हम लोग जानेंगे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक सेल जो है एक तरीके से कई प्रकार से कार्य करता है, कई प्रकार से कार्य करने मतलब कि कई प्रकार से होते भी हैं, ठीक, इससे कौन कौन से, जैसे आपको आगे चल के विद्युत रासायनिक सेल में कई सेल आते हैं, जैसे सांद्रता सेल, रासायनिक सेल, गैल्वेनियन सेल, डेनियल सेल, सीसा संचायक सेल, ठीक है, बटम सेल, और साथ साथ हाँ बॉटम सेल, और फिर उसके बाद आपका रॉड सेल, और लिथियम आयन से तो बैटरी में आ जाती है, बाकी इतने सेल मतलब एक तरीके से कार्य करते हैं, ठीक। तो इन्हीं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन सभी को नहीं पढ़ना है आपको, कि कई चीजें आपके टॉपिक से उससे हटाया जा चुका है, ठीक है, तो सब चीजें नहीं पढ़नी है। लेकिन अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करेगा तो उसको शीशा संचायक सेल, बॉटम सेल, और डेनियल सेल तो इसमें ही आपके, और साथ साथ रॉड सेल, ये 3 सेल एक्स्ट्रा आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। जो अगर कोई तैयारी करे और नहीं करेगा तो जो आपके बोर्ड में उसको तो हम पढ़ा ही देंगे। तो चलिए सबसे पहले तो ये चीज हो गई विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कुछ वैज्ञानिकों के बारे में कि विद्युत रासायनिक सेल के बारे में किन्होंने सोचा, कौन से वैज्ञानिक ने सोचा, ठीक है, और कैसे इसको व्यक्त किया गया। तो वोल्टाइक सेल बाद में आपके गैल्वेनिक सेल में क्या हो गए, गैल्वेनिक सेल में क्या हो गए, परिवर्तित होने लगे, ठीक है। फिर बताया कि 1836 के करीब में एक ब्रिटिश के रसायन थे,
यही आपके डेनियल सेल भी पढ़ेंगे। जॉन फ्रेडरिक, अभी हमने आपको बताया था डेनियल सेल के बारे में। हाँ, ये वैज्ञानिक का नाम था। उन्हीं के वैज्ञानिक के नाम से आप गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ते हैं, न्यूटन का नियम है, तो न्यूटन तो उनका नाम ही था ना। तो यहाँ आपको विद्युत रासायनिक सेल में क्या बताया गया है कि विद्युत रासायनिक सेल में जो सबसे पहली खोज हुई थी, ठीक है, एक तरीके से वो अलेसांद्रो वोल्टा द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद वोल्टाइक सेल का उनके नाम से खोज की गई। फिर वही आपके गैल्वेनिक सेल के रूप में हमें बताया गया। उसके 1836 में ब्रिटिश के एक रासायनिक थे जिनका नाम फ्रेडरिक डेनियल था, जिन्होंने डेनियल सेल के बारे में बताया। ठीक, ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या समझेंगे, विद्युत रासायनिक की परिभाषा को जानेंगे, ठीक है, और फिर उसका इसको आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग एक एक परिभाषा को समझेंगे, जैसे विद्युत रासायनिक सेल के बाद आपका सांद्रता सेल, रासायनिक सेल, डेनियल सेल, गैल्वियन सेल, इन सब चीजों के बारे में समझ लेंगे। फिर उसके बाद उसके ग्राफ के माध्यम से चीजों को क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक, नहीं तो कहेंगे तो हम पहले एक करके पढ़ बता देंगे, तब उसको एक सीरियल से जैसा कहें तैसे पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट करिए इसको तुम लोग। चलिए देखिए, तो विद्युत रासायनिक सेल में बताया क्या जा रहा है। विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी व्यवस्था है, ठीक है, ऐसी व्यवस्था यानी कि कई चीजों का एक तरीके से संग्राहक होता है। विद्युत रासायनिक सेल जो होता है एक तरीके से कई कई चीजों का क्या होता है, संग्राहक होता है, जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये रासायनिक ऊर्जा जो होती है, विद्युत ऊर्जा को जब परिवर्तित मतलब विद्युत में परिवर्तित होती है, तो इसमें कई चीजें होती हैं। इसमें जो बताया जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, देखिए, जब रसायन को, यानी रसायन की व्यवस्था तभी होगी जब उसके क्या होंगे, आयन में परिवर्तन होगा। किसमें, आयन में परिवर्तन होगा। जैसे आपके चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव आयन हो, क्योंकि आपने जो एक सेल देखा होगा, छोटा सा सेल जो कि 1.5 वोल्ट का होता है, इसको आप छुएंगे तो आपको सर्किट या करंट नहीं लगेगा। ठीक, इसमें भी एक प्लस और एक माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो प्लस से ऊर्जा निकलेगी प्रतिरोध की तरफ, फिर उसके बाद माइनस की तरफ आ जाएगी। जो जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो आवेश बच जाएगा, तब अगर नहीं बचता तो सब इसी में, इसी प्रतिरोध को क्या होगा, समाहित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पर कि जो रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा को एक तरीके से चार्ज किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को चार्ज किया जाता है, और वो चार्ज किस किस माध्यम से कैसे किया जाता है, वो उसके आयन पे डिपेंड करता है। ध्यान रखिए, किस पे डिपेंड करता है, आयन पे डिपेंड करता है। ठीक, और वही आयन एक तरीके से आपको जिस तरीके से अपने आप को चार्ज कर लेता है, उसी तरीके से विद्युत ऊर्जा में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। उसी प्रकार से आपको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन देखने को मिलता है। कैसे, देखिए, अब मान लीजिए आपके पास 1.5 वोल्ट का सेल है, तो अब इसकी परिवर्तन को अगर हम देखें, ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि ये 100 वाट का बल्ब जला दे, ये जरूरी है, क्योंकि 100 वाट के बल्ब के लिए कम से कम 220 वोल्ट की क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो अब आप समझिए इसी चीज को। ठीक, ये 1.5 वोल्ट का जो सेल है, ये आपको एक जो आता है, कौन सा, डायोड बल्ब आता है। जो डायोड बल्ब आते हैं, इसको डीसी सर्किट चाहिए, 0.5 एम्पियर तक के, या मान लीजिए वाट तक के। ठीक है, इस तरीके के जो 0 वाट, जीरो, आपने देखा होगा छोटे छोटे बल्ब आते हैं, नहीं, एलईडी के छोटे छोटे, वो बल्ब आप इससे क्या कर सकते हैं, आसानी से जला सकते हैं, क्योंकि इसकी इतनी क्षमता है, वो इसी बल्ब को जलाने की क्षमता है। तो यही चीज यहाँ समझाया गया है कि रासायनिक ऊर्जा जिस तरीके की परिवर्तित होगी, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होगी, ठीक है, उसी प्रकार से विद्युत ऊर्जा में हमें क्या, विद्युत ऊर्जा में देखने को मिलेगा। तो रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन उसके आयनों के माध्यम से होगा। ठीक है, आप इसको और अच्छी तरीके से समझिए। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो मोटरसाइकिल की बैटरी आती है, वो इतनी बड़ी आती है। ठीक, अब आप मान लीजिए कि उसके बाद आप अपने घर में इन्वर्टर लगवाएं, तो आप इतनी बड़ी बैटरी लगा के घर के सारी सप्लाई को तो दे नहीं सकते। यानी उसमें आयनों की संख्या उतनी ही है जितना विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करके आपके मोटरसाइकिल के बल्ब को और आप उसके सेल्फ को नचा सके, बस, गलत तो नहीं करें। उसी तरीके से आपकी रासायनिक ऊर्जा जितनी भारी मात्रा में होगी, उतनी भारी मात्रा में उसको आवेशित करने के लिए ऊर्जा लगेगी, और वही ऊर्जा बाद में आपको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होते हुए आपको दिखाई देगा।
तो यानी कहीं ना कहीं यही बताया जा रहा है कि रासायनिक ऊर्जा आपके आयनों के माध्यम से ही क्या होती है, परिवर्तित होती है। जितनी भारी मात्रा में आपके रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होते जाएंगे, उतनी भारी मात्रा में आप विद्युत ऊर्जा के परिवर्तन को देखते जाएंगे। छोटी बैटरी छोटा बल्ब, बड़ी बैटरा मतलब बड़ा बैटरा तो बड़ा बल्ब नहीं, 100 वाट का बल्ब। हम लोग जानेंगे सांद्रण सेल होता क्या है। इसमें बताया है कि एक सामान्य गैल्वेनिक सेल जो होता है, गैल्वेनिक सेल जो होता है एक तरीके से, ठीक है, वो कार्य किस तरीके से, दो धातुओं के विलयनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या किया है, दो अलग अलग धातुओं और विलयनों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अलग अलग धातु भी रहेंगे और अलग अलग क्या रहेंगे, विलयन भी रहेंगे। इसको भी हम लोग आगे समझेंगे कि कौन कौन से धातु रहेंगे, कौन कौन से विलयन रहेंगे। लेकिन हमें जो जानना है वो जानना है सांद्रता सेल के बारे में। ठीक, इसमें क्या होता है कि सांद्रता सेल में दोनों हाफ सेल के समान, जो भी हम लोग अर्ध अभिक्रिया पढ़ रहे थे, आप लोग को पता होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया में अर्ध अभिक्रिया हम लोग जो शुरू से आपको बताया कि ऑक्सीकरण ऑप्शन जब दोनों एक साथ होते हैं तब एक रेडॉक्स अभिक्रिया कंप्लीट होती है, और दोनों में कहीं ना कहीं आधा आपको ऑक्सीकृत और आधा आपको अपचयन की अभिक्रिया देखने को मिलेगी। ठीक, तो यहाँ लेकिन सांद्रता में दोनों सेल हाफ सेल का समान क्या करते हैं, समान धातु इलेक्ट्रोड। यहाँ बताया कि दोनों हाफ सेल समान धातु होते हैं, धातु उनकी क्या होती है, समान होती है, और इसमें क्या होती है, एक तरीके से ये अलग अलग धातु पे कार्य करते हैं। ठीक है, समान धातुओं के इलेक्ट्रोड और समान धातु के इलेक्ट्रोलाइट यानी कि घोल जो होता है, क्या होते हैं, एक तरीके से एक में ही होते हैं। यानी ये बताया जाए कि जो सांद्रता सेल हो गए वो हाफ सेल के तरीके से कार्य करेंगे और उनकी धातुएं क्या होंगी, समान होंगी, और इलेक्ट्रोड भी क्या होंगे, समान होंगे। और जो आपके गैल्वेनिक सेल होंगे दोनों अलग अलग होंगे, अलग अलग धातु होंगे, अलग अलग इलेक्ट्रोड होंगे, विलयन भी उनका अलग अलग तरीके, तो विलयन एक ही रहेगा लेकिन धातुएं और इलेक्ट्रोड क्या होंगे, अलग तरीके से कार्य करेंगे। और इसमें आपके इलेक्ट्रोड समान, विलयन समान, धातु समान, सब कुछ क्या होंगे, तरीके से समान होंगे। और ध्यान रखिएगा सांद्रता सेल है तो यानी एक तरीके से सांद्रता विलयन हमेशा अनुपात में कार्य करता है, आपको बताया गया है ना। तो उस तरीके से सांद्रता विलयन किसमें कार्य करेगा, आपके अनुपात में कार्य करेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये होगा आपका सांद्रता सेल। अब सांद्रता सेल में कुछ और चीजों को हम लोग जानेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग रासायनिक सेल के बारे में, फिर गैल्वेनिक सेल और फिर डेनियल सेल के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, अब जो और है उसको कल हम लोग समझेंगे फिर। ठीक, चलिए, तो हम लोगों ने सांद्रण सेल क्या होता है इसके बारे में क्या किए थे, कल समझे थे। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि सांद्रण सेल कैसे कार्य करता है। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, लिखिए यह, ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए उसको समझेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ बताया था कि ये जो आपका सेल है, सांद्रता सेल है, कंसंट्रेट सेल है, जो इस तरीके से कैसे कार्य करता है बताया था है। कम सांद्रता वाला भाग और अधिक सांद्रता वाले भाग के तरीके से कार्य करता है, यानी कि इसमें जो सांद्रता होती है दो तरीके से होती है, एक कम और एक ज्यादा। देखिए क्या बताया जा रहा है, यह ऑक्सीकरण होता है, यहाँ क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, धातु आयनों का विलयन में घुल, मतलब एक तरीके से धातु आयनों का क्या करता है, विलयन में घोलने का कार्य करता है। जो धातु आयन होंगे वो विलयन में क्या करेंगे, एक तरीके से
घुलने का या फिर घोलने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक, फिर क्या बताया जा रहा है कि अधिक सांद्रता वाला भाग या अपचयन होता है। ठीक, यहाँ क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी कि जब कम सांद्रता होगी तो उसमें ऑक्सीकरण की व्यवस्था होगी, और जब अधिक सांद्रता होगी तो उसमें क्या होगा, अपचयन होगा। विलयन में धातु आयन इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है। जो इलेक्ट्रोड पर होते हैं, यानी कि जो उनके आयन होते हैं, विलयन के जो आयन होंगे वो इलेक्ट्रोड पे कहीं ना कहीं जाकर जम जाते हैं। ठीक है, और जमने का कार्य यही रहता है कि उनके ऊपर से एक तरीके से विद्युत का संचरण किया जाता है, जिससे जो उनमें राड पड़ी होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड पड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, और फिर अपने आयनों को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करते हैं, और फिर वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं। कम सांद्रता वाले हिस्से से इलेक्ट्रॉन अधिक सांद्रता वाले हिस्से की ओर क्या होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं, यानी कि उन्हीं की तरफ जाने लगेंगे। जैसे ऐसे समझिए, यानी कि जो ज्यादा कंसंट्रेट होंगे उनके तरफ क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन अग्रसर होने लगते हैं, यानी कि बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो यही बताया था कि कम सांद्रता वाले हिस्से से इलेक्ट्रॉन अधिक सांद्रता के वाले हिस्से की ओर क्या हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अधिक सांद्रता वाला भाग। और इसमें होता क्या है, इसमें होता है अपचयन। इसमें क्या होता है, अपचयन होता है। और इसमें कम सांद्रता वाला भाग होता है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ इसी चीज के बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है कि यह कैसे कार्य करता है। अब इसके बाद हम लोग का फिर जो शुरू होगा, अब आएगा रासायनिक सेल। ठीक है, क्या आएगा, रासायनिक सेल। तो चलिए अगला हेडिंग डालिए, रासायनिक सेल। हेडिंग डालिए, रासायनिक सेल। चलिए, तो यहाँ जो रासायनिक सेल आपका दिया गया है, ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर खोजा था। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने मिलकर खोजा था, किन किन लोगों ने, चलिए देखते हैं, लिखिए। अभी इसको बताया भी है आपको। तो इसमें बताया रहा है क्या है, गैल्वेनिक सेल के बारे में क्या बताया है, यह एक ऐसा उपकरण है। ठीक है, कौन सा उपकरण है, जो स्वतः होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं, यानी कि सुपुत्र रेडाक्स के रूप में बताया जाता है। सुपुत्र रेडाक्स क्या होता है इसको समझेंगे। रेडाक्स की अभिक्रिया जब होती है तो आपको बताया गया था, ये होती है एक तरीके से अर्ध अभिक्रिया। आपको बताया गया था किस तरीके से कार्य करती है, अर्ध अभिक्रिया के रूप में कार्य करती है, यानी कि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की प्रक्रिया होती हैं, तब वो रिडॉक्स क्रिया होती है। तो यहाँ बताया था कि सुपुर्द एक तरीके से मतलब उसी के सपोर्ट कह सकते हैं कि उसी के सपोर्ट में, उसी के सपोज में। ठीक है, ये क्या करती है तरीके से कार्य, जैसे रिडॉक्स क्रिया कार्य करती है उसी तरीके से, क्योंकि रिडॉक्स क्रिया का निर्माण तभी होगा जब एक रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की प्रक्रिया होगी। समझे समझे, ऑक्सीकरण को रिडॉक्स क्रिया तभी होगी जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया के साथ ही कार्य करती हो। तो यहाँ बताया है कि रासायनिक क्रिया की मदद से रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को कैसे परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी ये खुद बता रहा है कि ये खुद से ही अपने आयनों को चार्ज करता है और खुद से ही रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में। यह है आपका गैल्वेनिक सेल। ये ऐसा सेल होता है जो एक तरीके से जैसे रेडाक्स क्रिया की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों कार्य, उसी तरीके से ये भी रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से, और स्वतः ही परिवर्तित करता है। ये नहीं कि कोई और इसको चार्ज करेगा बेसों को, तो वो एक तरीके से कन्वर्ट होगा, तब फिर उससे आयन को क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। तो इससे ये अलग कार्य करता है, एक तरीके से स्वतः ही क्या करती है, ये कार्य करती है। ये ध्यान रखिएगा कि गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल ऐसे धीरे धीरे आपको अंतर आगे चल के दिखाई दे रहेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या करता है ये काम करता है, खुद स्वतः ही इलेक्ट्रॉन का निर्माण करेगा और खुद स्वतः को ही विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, परिवर्तित, मतलब विद्युत ऊर्जा में खुद को परिवर्तित करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, ये बताया था आपको किसके, गैल्वेनिक सेल के बारे में। ठीक है, अब आगे हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा होगा गैल्वेनिक सेल। अब हम कुछ इसके बारे में और समझेंगे। ठीक है, कि कैसे कार्य करता है। चलिए।
तो यहाँ बताया जाता है गैल्वेनिक सेल के बारे में कुछ हमें क्या बताया है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, क्या होता है, कैसे कार्य करता है। बताया है कि गैल्वेनिक सेल अधिक विभव वाला क्या होता है, इलेक्ट्रोड, एनोड तथा कम विभव वाले कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ज्यादा होता है। ठीक, और कैथोड यानी कि जो कम चार्ज वाले होते हैं वो कम होते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये सिर्फ किसमें होता है, गैल्वेनिक सेल में, ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर बताया कि गैल्वेनिक सेल के बाह्य विद्युत परिपथ में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर गमन करता है, लेकिन सेल के आंतरिक में इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ के विपरीत दिशा में कार्य करता है, गमन करता है। यानी कि यहाँ जो बताया जा रहा है कि परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एनोड से किधर की तरफ जाते हैं, कैथोड की तरफ, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। और जब सेल के आंतरिक आंतरिक भाग में हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है, कैथोड से एनोड की तरफ आते हैं। ये आपके सिर्फ किसमें होगा, गैल्वेनिक सेल में, ध्यान रखिएगा। इसको भूल जाएंगे तो समस्या बहुत हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर ये चीजें क्या की गई हैं, बताई गई है किसके बारे में, गैल्वेनिक सेल के बारे में। अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में, डेनियल सेल के बारे में। किसके बारे में, डेनियल सेल के बारे में। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ें। चलिए तो हम लोग समझेंगे चलिए देखिए, और इसमें बताया गया आपको गैल्वेनिक सेल के सचित्र का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया था इस तरफ आपका जिंक के नोड है, एक तरफ कॉपर कैथोड है। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान से बताया कि नीचे से क्या बताया जाता है कि जो परिवर्तन की दिशा होगी वो विपरीत क्रम में कार्य करती है, और ऊपर से जो दिशा होगी उस तरीके से, जैसे कि ये इस तरीके से बना है कि जो पॉजिटिव आयन होंगे, ठीक है, उस तरीके से निगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, और जो निगेटिव आयन होंगे क्या तरीके से पॉजिटिव को मतलब क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ को एक तरफ दिया गया है जिंक सल्फेट, एक तरफ दिया गया है कॉपर सल्फेट, और साथ साथ इसमें एक तरफ एनोड, यानी कि इधर से क्या हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन इधर से गति कर रहे हैं, जा रहे हैं। और यहाँ पर ये कोई प्रतिरोध लगा है, ठीक है, जिसको ये जला रहे हैं, कोई बल्ब वल्ब कुछ लगा हुआ है जिसको क्या कहें तरीके से जला रहे हैं। और जलाने के बाद इसके जो इलेक्ट्रॉन है फिर कॉपर कैथोड की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, और ये प्रक्रिया फिर नीचे से होती है, फिर ऊपर जाते हैं, इसको जलाते रहते हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहती है, तब तक चलती है जब तक कि आयनों का क्या हो जाए, पूर्णतः निष्कर्षित नहीं हो जाते, एक तरीके से समाहित नहीं हो जाते पॉजिटिव निगेटिव में और निगेटिव पॉजिटिव में, तब तक ये प्रक्रिया आपस में चलती रहती है। ये है आपके गैल्वेनिक सेल का सचित्र वर्णन। अब चलिए हेडिंग डालिए डेनियल सेल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.